हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेस्ट एक्सरे की पोजीशनिंग और उसकी व्यूज के बारे में कि कौन कौन सा व्यू आपका कॉमन व्यूज है और आपकी पोजीशनिंग कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक आप जानो कि बेसिक आपका एनाटॉमी में होता क्या है। मैं आपको बताऊं, हमारा बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन जो होता है कुछ इस तरीके से हमारा होता है, जिसमें आपका जो फ्रंट पे जितना कुछ आपको सामने दिख रहा है इसको मैं बोलता हूं एंटीरियर, और ये जो मेरा पीछे का आपका होता है इसको मैं बोलता हूं पोस्टीरियर। तो अगर आप देखोगे कि आपका ये वाला जो एरिया है, ये जो सामने से आपको दिख रहा है इसको मैं बोलूंगा एंटीरियर, और ये आपका होता है पोस्टीरियर। तो जब आपका हाथ का देखोगे तो ये आपका एंटीरियर, ये है आपका पोस्टीरियर। तो जब एक्सरे हम करते हैं एपी व्यू, तो एपी व्यू का मतलब होता है कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी एक्सरेज इंटर करेगी एंटीरियर से और बैक जाएगी पोस्टीरियर से। जब हम बोलते हैं पीए व्यू तो मतलब कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर, जो वर्ड पहले आएगा उसी में एक्सरे पहले जाएगी। समझ आ गई? जैसे मैं बोल रहा हूं एपी व्यू, तो एंटीरियर ये है तो इसका मतलब पेशेंट ऐसे होगा। अगर मैं बोलता हूं पीए व्यू तो पोस्टीरियर पहले आया फिर एंटीरियर आया, पोस्टीरियो एंटीरियर, तो पेशेंट ऐसे होगा। क्लियर हो गया? फिर मैं चूंकि बात करने वाला हूं आपके चेस्ट एक्सरे की, तो यहां की एनाटॉमी में बता दूं, मेरे पास यहां मिडिल मीडियास्टिनम में हमारे पास हार्ट होता है और हमारे पास यहां पे दो लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग्स। जो आपका राइट लंग होता है उसमें 3 लोब होता है, लेफ्ट लंग जो होता है उसमें 2 लोब होते हैं। ठीक है? आपके यहां पे राइट लंग जो होगा वो आपका होगा अपर, मिडिल और लोअर लोब। यहां पे अपर और लोअर लोब होता है, मिडिल लोब आपके लेफ्ट साइड में नहीं होता है। ठीक? हार्ट आपका बीच में होता है और आपके एंटीरियर साइड में आपकी ये ब्रेस्ट बोन होती है और आपके बैक साइड में आपकी वर्टिब्रा होती है। समझ आई? यहां पे जो मैं केवीपी एमएस को ऐसा सेट करता हूं कि आपको लंग्स ज्यादा अच्छा दिखे और वर्टिब्रा आपकी छुपी रहे। समझ आई ना? मैं ऐसा केवीपी और एमएस सेट करता हूं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या कौन कौन सी व्यूज होते हैं। तो हमारे पास देखो यहां पे पीए व्यू है, एपी व्यू है, लेटरल व्यू है और आपका लेटरल डिक्यूबिटस है और अपाइकोग्राम है। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं हम कौन सा व्यू कब लेते हैं। बहुत सिंपल सा समझ लो आप, जिस पार्टिकुलर चीज को आपको देखना है, जिस पार्टिकुलर ऑर्गन को आपको देखना है, उसी के लिए हम अलग अलग तरीके से समझ लो। जैसे जब आपको हार्ट को अच्छा देखना होगा, ठीक है, हार्ट को आप चाहते हो कि एक्चुअल साइज में जानो, तो हार्ट आपका इंटीरियर साइड में है, तो मैं ऐसा व्यू लूं जो आपका हार्ट क्लोज हो किसके, कैसेट के। तो किस व्यू में हार्ट क्लोज हो सकता है? पीए में। ठीक है? तो अगर हार्ट को मैं ठीक देखना चाहता हूं तो किसको मैं जाऊंगा? पीए में। अगर मैं देखना चाहता हूं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हार्ट, तो मैं एपी ले सकता हूं या पीए, क्योंकि इसमें पूरा ही दिखेगा। अगर मैं चाहता हूं कि हमारा जो एनाटॉमी होती है, आपको पता है कि हमारा जो लंग का लोब होता है, अपर, मिडिल और लोअर लोब, ये ऐसे नहीं होते कि अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, ऐसे नहीं होते। ये हमारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ठीक है ना? जैसे ये देखो आपका अपर लोब है तो मिडिल लोब आपका क्या होगा, इसके ऐसा होगा, इसके नीचे होगा, लेकिन ओवरलैप कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, जस्ट नीचे नहीं होगा। समझ आ रहे हो ना? तो अब इसके लिए मुझे बताओ, अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है, इसको आपको देखना है, क्या आप एपी में या पीए में इसको देख पाओगे? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये यहां पे कोई इंफेक्शन हो जाए और इसी के ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है, आप एपी या पीए में देख पाओगे इसको? आपको ये तो दिखेगा कि इस लेवल पे कुछ है, लेकिन ये नहीं जान पाओगे ये इस हाथ में है या इस हाथ में है। समझ आ रही ना? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसे देख लूं अगर, तो मुझे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? कि यहां पे है या फिर इस लेवल पे है। तो आप ये चीज समझ लो कि यार देखो, ये जितनी भी पोजिशनिंग है, पूरी बॉडी की पोजिशनिंग को बहुत आसानी से समझ लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। मुझे जिस ऑर्गन को देखना होता है, उस ऑर्गन को मैं कैसे अच्छे से देख सकता हूं, उसी के लिए मैं अलग अलग पोजीशन बना देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल कि पीए, अगर मुझे हार्ट अच्छा देखना है तो पीए में अच्छा दिखता है। अब चूंकि पीए में मैं स्कैपुला को भी बाहर कर सकता हूं, मैं भी एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए मैंने एक अलग फीचर रख दिया कि स्कैपुला को रोटेट करके बाहर कर लो, लंग फील्ड अच्छा दिखेगा। ये सारी चीजें होती हैं जो मैं अलग अलग करके आपको बताऊंगा। ठीक है ना? जैसे मैंने भी लेटरल का बताया कि आपको एपी और पीए में क्या हो रहा था, ओवरलैप कर रहा था, तो मैं क्या कर लूं, मैं लेटरल ले लूं ताकि ओवरलैपिंग ना हो, अलग अलग दिख जाए। अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा, बस आपको भी मैं ओवरव्यू दे रहा था। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले पीए व्यू के बारे में।
और मैं इन सारे व्यूज के बारे में इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पोजीशनिंग, डिटेक्टर साइज, एसआईडी, सेंटरिंग, एक्सपोजर, ब्रीदिंग इवैल्यूएशन सब कुछ बात करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबी बन सकती है, आप हमारे साथ बने रहें, बहुत फायदा होगा। तो हम पीए व्यू के बारे में सबसे पहले बात करें। इंडिकेशन क्या होगा? इंडिकेशन के लिए भी मैं आपको बता दूं, पूरी बॉडी के लिए जिस बॉडी पार्ट का आप एक्सरे करने जा रहे हो उसी से रिलेटेड इंडिकेशन होगा। अब अगर मैं चेस्ट एक्सरे का करने जा रहा हूं तो क्या इंडिकेशन मेरा नी से रिलेटेड कुछ होगा कि नी का फ्रैक्चर है तो मैं चेस्ट करूंगा? नहीं। आपके चेस्ट में क्या हो सकता है भाई? आप चेस्ट करने जा रहे हो तो क्या इंडिकेशन हो सकता है? आपको खांसी आ सकती है, आपको पेन हो सकता है, आपको जो टीबी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्पूटम प्रोडक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। यही सारे चीजें मिलेंगी आपको, यही आपको लंग्स और चेस्ट से रिलेटेड ही चीजें मिलेंगी, यही मेरा इंडिकेशन होगा। नॉर्मल रूटीन के लिए भी हम करते हैं, मेडिकल के लिए कहीं हमें किसी पेशेंट को बाहर जाना, क्या किसी इंसान को बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना हो, या हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए मेडिकल टेस्ट कराना होता है, उसके लिए भी हम टेस्ट कराते हैं। तो रूटीन टेस्ट भी आपका पूरा हो जाता है, ये रूटीन के लिए होता है। क्लियर हो गया? तो रूटीन में ये सारी चीजें जो आपका न्यूमोनिया है, हार्ट साइज देखना हो, कुछ भी देखना हो, सारा इंडिकेशन आपका पीए का हो गया। अब मैं बात करता हूं एपी की। एपी में कब करता हूं? इंडिकेशन मतलब होता ही ये है, इंडिकेशन मतलब होता है कि कब करोगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब होता है कि आप वो केस, वो प्रोसीजर कब नहीं करोगे। तो हम कोई केस कब करते हैं वो मैंने आपका पीए का बताया। एपी कब करते हैं? एपी हम तब करते हैं जब पीए पेशेंट का ना हो पाए। क्यों? क्योंकि पीए पोजीशन में हमको इस तरीके से शोल्डर को रोटेट कराना होता है, ठीक है ना, ताकि स्कैपुला आउट हो जाए, लंग्स फील्ड अच्छे से क्लियरली विजुअलाइज हो। तो जब आपका पीए व्यू नहीं बन पाता है तब मैं एपी करता हूं। या फिर अब पेशेंट सोचो कि आईसीयू में लेटा हुआ है, आप उसको कैसे शोल्डर को रोटेट करा दोगे? अगर पॉसिबल हो रोटेट करना, फिर मैं एपी नहीं करूंगा। समझ आ गई? तो इंडिकेशन क्या है, मैं कब करूंगा एपी? जब पेशेंट बेड साइड में हो, लेटा हुआ हो, जब वो आईसीयू में हो, एडमिट हो, या फिर आप सोचो कि आपको लंग्स को साइड के देखना ही ना हो। चूंकि देखो एपी पीए में क्या फर्क है, जब आप पीए लेते हो तो पीए में मैं चूंकि शोल्डर को रोटेट कराता हूं तो हमारा स्कैपुला बाहर हो जाता है, लंग्स फील्ड के ऊपर ओवरलैप नहीं करता पीए में। एपी में अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा स्कैपुला लंग्स फील्ड के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, अगर मुझे ट्यूब यहां पे प्लेसमेंट करनी हो, मुझे डालना था ट्यूब, मुझे लंग्स में ट्यूब डालना है या आपके इसोफेगस में ट्यूब डालना है, क्या मुझे वहां पे कोई लेना देना है स्कैपुला का? नहीं लेना देना है, तो फिर आप एपी में कर सकते हो। समझ आ गया ना? तो जहां पे जिस चीज का रिलेशन है उसी से रिलेटेड मैं यहां पे काम करता हूं। यहां पे आपको एपी में क्या बन जाएगा इंडिकेशन कि मैं बेड साइड करूंगा, मैं आईसीयू में करूंगा। देखो मैं आपको रटने वाला नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि एपी मैं तब करता हूं जब पेशेंट पीए पोजीशन ना बना पाए, जब बेड साइड हो, जब आपका आईसीयू में हो, जब उसको मुझे स्कैपुला ओवरलैपिंग से कोई लेना देना ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे फॉरेन बॉडी चेक करना हो, मुझे स्कैपुला से ओवरलैप कर रहा है लंग फील्ड में, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं देख सकता हूं। किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, अब रिब्स में ट्रॉमा हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। या किसी पेशेंट को मुझे कैथेटर डालना है, ट्यूब डालना है, उसके लिए मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया। फिर लेटरल का मैं कब करूंगा? लेटरल का मैं कब करूंगा? लेटरल एक्सरे तब करूंगा जब आपका दो लोब में आइडेंटिफाई करना हो कि ये एक्चुअली किस लोब में इंफेक्शन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर मेरे पास यहां पे इस हाथ में, दो हाथ का मैंने बताया यहां पे ओवरलैपिंग है, अब इस पॉइंट पे आपको इंफेक्शन है, आपको दिख रहा है सामने से यहां पे इंफेक्शन है, लेकिन आपको सामने से देख रहे हो कि लेवल तो यही है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इस वाले लोब में है या इस वाले लोब में है। कैसे पता करोगे? अगर आप लेटरल ले लो तो आप देख सकते हो कि इस वाले में है या फिर इस वाले में है। या फिर आपको देखना है कि वो पैथोलॉजी का वॉल्यूम क्या है, पैथोलॉजी की लेंथ कितनी है। आप सामने से जब देखोगे तो मान लो कि मेरे यहां पे एक इंफेक्शन है, वो आपको दिखेगा सामने से कितना बड़ा, इतना बड़ा, लेकिन एक्चुअली वो इतना ही बड़ा है कि नहीं है। तो कैसे पता करोगे? आप लेटरल ले लो, ये देखो लेटरल में कितना लंबा है, ये समझ आई ना। तो जब मुझे पैथोलॉजी को लेटरल व्यू में देखना हो, जब मुझे एक लोब को दूसरे से डिफरेंशिएट करना हो, जब मुझे इन्फेक्शन को जानना हो कि एक्चुअली वो किस लोब में है, तब मैं आता हूं लेटरल व्यू में। तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई दी
लोब ऑफ लंग इन्वॉल्व, कौन सा लंग इन्वॉल्व है, कौन सा लोब आपका लंग का इन्वॉल्व है किसी लीजन के में, उसके लिए मैं आपको लेटरल व्यू करता हूं। फिर आपका लेटरल डिक्यूबिटस कब करोगे आप? लेटरल डिक्यूबिटस में तब करता हूं जब मुझे प्लूरल इफ्यूजन देखना हो। लेटरल डिक्यूबिटस कैसे करते हैं? पेशेंट को हम साइड में लेटरल व्यू में हम लिटा देते हैं बेड पे, और उसके बाद हम साइड से हॉरिजॉन्टली हम एक्सरे लेते हैं, यानी करवट पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, पोजीशनिंग में भी बताऊंगा आपको, ऐसे लेटा हुआ है साइड से बेड पे, अब मैं इसको लेता हूं तो जो भी फ्लूइड होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। एयर आपको पता है फ्लूइड आपकी नीचे की तरफ आती है तो फ्लूइड नीचे आ जाएगी। अब मैं एक्सरे लूंगा तो ये जो आपका होता है ये आपका प्लूरल इफ्यूजन के लंग्स के बाहर की तरफ हमारे पास प्लूरल कैविटी होती है। आपको पता होगा कि जो हमारा लंग होता है, लंग के बाहर आपकी प्लूरा कैविटी, प्लूरा लेयर होती है, ठीक है ना। तो उसी प्लूरा कैविटी में हमारे पास एक थोड़ा सा कुछ वॉल्यूम में आपका फ्लूइड होता है जो कि नॉर्मली होता है ताकि आपका लंग्स में फिक्शन ना हो, इसलिए वो आपका इनहेल एक्सहेल कर पाए। लेकिन अगर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से वहां पे फ्लूइड बढ़ जाता है तो उसको जब मुझे चेक करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन या न्यूमोथोरैक्स आपको देखने के लिए मैं करता हूं। क्लियर हो गया? लेटरल डिक्यूबिटस। अब लॉर्डोटिक व्यू कब करोगे? लॉर्डोटिक व्यू हम करते हैं अपेक्स के लिए, ठीक। लॉर्डोटिक व्यू का दूसरा नाम अपेइकोग्राम भी है। ये हम कैसे करते हैं? ये हम पेशेंट को कुछ इस तरीके से हम करते हैं और हम फोकस करते हैं यहां पे, हमें लंग्स का अपेक्स देखना होता है। तो लंग्स के अपेक्स में आप क्या देख सकते हो, क्या इंडिकेशन हो सकता है? कब करोगे आप ये अपेक्स? भाई जब मुझे अपेक्स में कोई टीबी देखना हो, अपेक्स में कोई ट्यूमर देखना हो, अपेक्स का कोई लीजन देखना हो, तो ये रहा कि अपिकल पैथोलॉजी। अगर अपिकल पैथोलॉजी मुझे देखनी है तो भाई मैं अपेक्स का करूंगा, कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल सिंपल, समझ आई ना। तो इंडिकेशन आपको समझ आ गया होगा। मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करता हूं कि आप कब नहीं करोगे। पीए हम कब करेंगे, कब नहीं करेंगे? क्रिटिकली इल पेशेंट, बहुत ज्यादा लागर या बहुत ज्यादा कमजोर पेशेंट है, बहुत ज्यादा बीमार है, जिसकी आप पोजीशन नहीं बना सकते हो, उसका आपको क्यों करना पीए? आप एपी कर लो। पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, कर लो। अब कोई क्रिटिकली इल पेशेंट है, आईसीयू में लेटा हुआ है, तुम उसको उठा के बोलो नहीं तुम्हारा हम पीए करेंगे, आ जाओ, तो तुम पता चला उसको ठीक कर रहे हो कि तुम उसको कहीं और भेज रहे हो, समझ रहे हो ना। तो हम कंट्राइंडिकेशन है ये कि हम उसका नहीं कर सकते भाई इसमें ना। तो हम अब एपी कब नहीं करोगे? एपी आप तब नहीं करोगे कि जब आपका पीए पॉसिबल ना हो। व्हेन यूज्ड हम तब करते हैं, इसमें कोई आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बस हम यूज इसका तब करते हैं जब आपका पीए हम नहीं पॉसिबल होता, रोटेशन नहीं हो पाता है, तब हम एपी करते हैं। बाकी और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई नहीं है। इसमें भी आपका कोई लेटरल के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो। हाँ, लेटरल डिक्यूबिटस हम पेशेंट को साइड से लिटाते हैं। तो अगर ये आपका साइड से लेट नहीं सकता है, अब आप कहोगे साइड से लेटने में क्या प्रॉब्लम है? भाई किसी पेशेंट को इसी लंग में प्रॉब्लम है, राइट लंग में। अब राइट लंग को देखने के लिए आपको राइट साइड से लेटना पड़ेगा। अब राइट साइड से लेटने के लिए इसको इन्फेक्शन है, इसको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से नहीं लेट सकता, तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर पाओगे, समझ आ रही। तो आप कहोगे कि मैं क्या डायग्नोस नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, मैं पीए कर लूंगा, मैं सीटी स्कैन कर लूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, बात समझ आई। तो हम कब नहीं करेंगे लेटरल डिक्यूबिटस? जब पेशेंट लेटरल साइड में आपके साइड से लेट नहीं सकता, तब मैं इसको नहीं करूंगा, ठीक है। फिर आपका लॉर्डोटिक व्यू में हमें ऐसे करना पड़ता है। अब किसी पेशेंट में काइफोसिस है, काइफोसिस मतलब कि के शेप की आपकी जो वर्टिब्रा है, स्पाइन है, वो के शेप की हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। अब उस पेशेंट को मुझे बताओ, क्या आप ऐसे करवा सा पाओगे? उसको तो और तोड़ फोड़ डालोगे आप, समझ आए ना। तो क्या ऐसे पेशेंट को आपको कराना चाहिए? क्या इस तरीके से पोजीशन बनाना चाहिए आपको? नहीं करना चाहिए। तो काइफोसिस पेशेंट को मैं नहीं करूंगा, या उन पेशेंट को मैं नहीं करूंगा जो कि बैक साइड में इस तरीके से झुक ना सकते हूं। जैसे किसी को इंजरी हुई है, किसी को ट्रॉमा हुआ है, किसी को रिसेंट सर्जरी हुई है स्पाइन में, अब आप उसको बोलो कि नहीं तुम मुझे करना है एक्सरे, तुम ऐसे करो, समझ रहे हो ना। तो हम कब नहीं करेंगे वो आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे मैं आपको क्रिटिकली इल पेशेंट का नहीं करूंगा, यहां पे आपको जब लेट ना सके तब नहीं करूंगा लेटरल साइड से, यहां पे जब काइफोसिस हो या आपके स्पाइन में वर्टिब्रा में कोई इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो, ऐसा कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो, तब मैं ऐसे केस में नहीं करूंगा। अब आता है आपका अब अगर आपका जैसे इसमें आता है हमारा
प्रेगनेंसी वगैरह आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन में, वो आपका सबके लिए कॉमन ही होता है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं, वो सबका कॉमन ही है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि कॉन्ट्राइंडिकेशन आपका प्रेगनेंसी है। मेल में मत लिख के आना, मेल पेशेंट में मत लिख के आना कि प्रेगनेंसी। पेशेंट प्रिपरेशन क्या होगा, कई बार ऐसे बच्चे गलती करते हैं, उनसे बोलो, नए बच्चे जो होते हैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पे गए और वहां पे वो उनको सिखाया जाता है कि भाई कोई भी पेशेंट आए 28 डे रूल को फॉलो करो। उनको ये नहीं पता होता कि किससे पूछना किससे नहीं पूछना, तो आप लोग सीख करके पूछें। पेशेंट प्रिपरेशन, हम क्या प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट की, तो उसके लिए अलग अलग देखो, सबसे कॉमन बिल्कुल बेस्ट है, आप कोई भी एक्सरे करोगे, जिस भी बॉडी पार्ट का एक्सरे करोगे उस बॉडी पार्ट से मेटल को रिमूव तो कराओगे, ठीक है। तो आप सिंपल सा लिख दो कि मेटल जो भी यहां पे हमारा स्कैन एरिया है, स्कैनिंग एरिया है, वहां से मैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करा दूंगा, रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट। और आप क्या करोगे पेशेंट प्रिपरेशन, आप पीए का है तो इसको सीधा खड़ा कर देंगे हम, बाकी पोजीशनिंग मैं भी बताऊंगा, ये सिर्फ प्रिपरेशन है, ठीक है। कंसेंट ले लिया मैंने पेशेंट प्रिपरेशन में, मैंने कंसेंट ले लिया, मैंने हिस्ट्री ले ली, ये सारा भी पेशेंट प्रिपरेशन का ही पार्ट है, लिखा हो या ना लिखा हो, मैं जगह कम थी कुछ चीजें नहीं लिख पाया हूं। तो आप पेशेंट प्रिपरेशन में जितने भी पॉइंट हैं सब में लिखोगे कि मैं पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लूंगा, ठीक है। कंसेंट लूंगा, कंसेंट क्या होता है, दो तरीके का है। एक कंसेंट ये होता है कि मैं पेशेंट से परमिशन लेता हूं, मैं उसको समझाता हूं कि मैं आपको इस तरीके से खड़ा करूंगा, यहां पे मैं आपको पोजीशन बनाऊंगा, मैं आपको एक्सरे करने जा रहा हूं, ये आपको बताया मैंने। कोई पेशेंट बोलता है कि मना करता है कि भाई मैं नहीं करा रहा, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कोई पेशेंट आया चेस्ट पीए कराने, फीमेल पेशेंट है, आप बोलोगे कि इसमें ये लगे हुए हैं, ये आपके मेटेलिक सब लगे हुए हैं, कपड़े में कढ़ाई है, आपको इसको चेंज करना होगा। पेशेंट बोलता है मैं नहीं चेंज कर सकती, मैं नहीं करा पाऊंगी, आप बोलो कोई बात नहीं, तो आप जबरदस्ती तो नहीं कि मैं नहीं एक्सरे करूंगा, ठीक है ना। तो ये आप कंसेंट बहुत जरूरी है, तो आप पेशेंट प्रिपरेशन में ये चीज मेंशन करोगे, कंसेंट भी, समझ आ गई बात। और दूसरा टाइप का आपका कंसेंट होता है कि हम किसी प्रोसीजर में, जब हम कोई कंट्रास्ट मीडिया का प्रोसीजर करने जा रहे होते हैं जिसमें जान का खतरा होता है या रिस्क होता है, उस केस में हम एक फॉर्मेट बना होता है हमारे रेडियोलॉजी सेंटर पे, वहां पे हम लिख करके और साइन कराते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कभी उसको कुछ हो जाए तो हमारे पास कोई प्रूफ हो। अब उस पेशेंट को कुछ हो गया, वो एडमिट है या वो एक्सपायर कर गया, अब हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं, हमने उससे परमिशन लिया था या हमने उसको एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में बताया था कि ये रिस्क हो सकता है, समझ आई ना। तो ये चीज, इसके लिए हमारे पास कंसेंट दो टाइप का होता है, एक आपका वर्बल होता है, एक आपका रिटन में होता है, समझ आ गया। तो पेशेंट प्रिपरेशन में आप मेटेलिक ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी का जिस पार्ट में करने जा रहे हो वहां पे आप उसको रिमूव करा दो, जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में उसको बना दो, पोजीशन के बारे में बताऊंगा अलग अलग, और कंसेंट ले लोगे, क्लियर हो गया। सेम, बिल्कुल सेम आप करोगे, बस आपका फर्क यह है कि चूंकि एपी है तो इरेक्ट भी हो सकता है और फिर सुपाइन भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप लेटरल में भी आपका पेशेंट प्रिपरेशन वही सेम, कि आपको कंसेंट लेना है, आपको मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कराना है, सेम, सब में कॉमन है, सब में सेम है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ आप पोजीशनिंग में। अब पोजीशनिंग सबकी अलग होगी, पीए की अलग होगी, एपी की अलग होगी, लेटरल की अलग होगी, सबकी अलग होगी। देखो सबसे पहले पीए भी मैंने आपको पहले ही बताया कि पोजीशनिंग हमारा वर्ड से हमें पता चलता है पेशेंट को कैसे खड़ा होना होगा। पीए पोस्टीरो एंटीरियर, इसका मतलब एक्सरे जो आएगा वो सबसे पहले इंटर करेगा, पोस्टीरियर को टच करेगा, फिर एंटीरियर तक जाएगा। ये रहा मेरा पोस्टीरियर, ठीक है। अब पोस्टीरियर है तो एक्सरे मेरा यहां से आएगा, अब ऐसे खड़ा होगा पेशेंट। तो आपका पहली लाइन क्या होगा, स्टैंड फेसिंग बकी की तरफ, कैसेट की तरफ पेशेंट मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा, ठीक। फिर क्या है, चिन अप, फिर उसको मैं चिन को अप करा दूंगा, ऐसा अप करा दिया। फिर क्या है, हैंड्स ऑन हिप, मैंने उसको यहां पे रखा दिया ऐसे करा के। अब क्या है आगे, शोल्डर्स फॉरवर्ड, इसका मतलब इसको मैं रोटेट कराता हूं, शोल्डर को मैं यूं करके रोटेट कराता हूं। मैं अगर सामने से करके बताऊं तो मैं ऐसा खड़ा करता हूं पहले पेशेंट को, ये सामने कैसेट है, फिर उसको बोलता हूं चिन को अप करिए, और मैं इसको यहां पे रखा के ऐसे मैंने रोटेट करा दिया। रोटेशन से क्या होगा कि जो मेरा स्कैपुला था जो लंग्स पे ओवरलैप कर रहा था, ये पीछे का स्कैपुला, ये अगर मैं घुमा के देखूं, देखो ये आपका, जब मैं इसको रोटेट करता हूं, आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना कि ऐसे करके जब आप देखोगे तो आपका शोल्डर क्या होता है, ये आपका स्कैपुला बाहर की तरफ जाता है रोटेशन से, ठीक। तो जब मैं रोटेट करता हूं तो स्कैपुला बाहर जाता है, ताकि आपके लंग्स फील्ड पे, आपके लंग्स पे आपका स्कैपुला ओवरलैप ना करे और आपका लंग्स बहुत अच्छा क्लियर दिखे, समझ आ गई बात।
ये हमारा होता है। बाकी यहां पे देखो, जब हम ऐसा करते हैं, यहां पे अगर कोई फीमेल है या किसी भी पेशेंट के लंबे बाल हो तो वो आपके लंबे बाल आते हैं, उसमें कुछ लोग पहने कुछ लगाए होते हैं, कोई मेटेलिक या कुछ भी लगा होता है, तो उसको हम उठा के इसको साइड कर सकते हैं। वो ऐसा ना हो कि आगे आप लटका दो, ऐसा कुछ कर दो, ऐसा नहीं, उसको हटाना है, रिमूव करना है। ठीक, ये हमारा हो गया पीए का। ठीक, अब अगर एपी करना है, एपी में कुछ नहीं है, या तो आप ऐसा खड़ा कर दो, अगर इरेक्ट एपी कर रहे हो चेस्ट का तो ऐसे सीधा खड़ा रहेगा पेशेंट, एक्सपोज कर दीजिए। ठीक, अगर आप सुपाइन में कर रहे हो तो पेशेंट लेटा हुआ है, लेटा हुआ है आपका, उसी पे आप एक्सपोज कर दीजिए। बस आप ये याद रखिएगा कि मिड सजाइटल पे आप एक्सपोज करिएगा। ऐसा ना हो कि जो हमारा सेंट्रल रे आ रहा है वो आप एक साइड में ज्यादा कर दो और एक साइड में बिल्कुल कम जाए, वो ऐसा नहीं करना है। बस हमारा सेंटर का याद ध्यान रखना है और कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका अब आ गया आपका लेटरल का पोजीशनिंग। क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल, अगर मुझे राइट लेटरल करना है, मैंने आपको अभी बताया था कि जिस बॉडी पार्ट को आपको देखना है वो बॉडी पार्ट आप कैसेट के कांटेक्ट में रखिए। ठीक है ना? तो अगर मुझे राइट लेटरल देखना है तो मैं राइट लेटरल को आपके इसके कांटेक्ट में रखता हूं, और अब हाथ यहां ओवरलैप करेगा तो क्या करूं मैं? हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो आपके मशीन में यहां पे ऑप्शन हो और यहां पे आपको पकड़ने का ऑप्शन हो, ऐसे पकड़ने वाला कुछ हो, आप ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे खड़े हो जाइए। ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन होता है, यहां पे आप ऐसे पकड़ लीजिए, पेशेंट ऐसे खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आमतौर पे ये इस तरीके की एडवांस मोडेलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है, तो हम आमतौर पे करते क्या है, हम ऐसा करके ऐसा खड़ा कर देते हैं। ये जो हमारा हाथ है इसको मैं हेड के ऊपर ऐसे रखवा देता हूं, पेशेंट ये खड़ा है, चूंकि मुझे राइट साइड का करना था, मैंने राइट साइड को यहां कांटेक्ट में टच कर दिया है। यहां मैं टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सारा मिट जाएगा मेरा। ठीक है, मुझे मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड का मुझे देखना है, मैं लेफ्ट साइड का ऐसे कर दूंगा, लेफ्ट साइड का हो जाएगा। मैं क्यों करा रहा हूं लेटरल, ये भी मैंने बताया, ताकि मैं ओवरलैपिंग जो हो रहा था उसको मैं क्लियरली विजुलाइज कर पाऊं। अभी मैं इमेज भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पोजिशनिंग मेरा हो गया, लेटरल का हो गया। क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट या राइट लेटरल, आर्म्स रेस्ड अबव हेड, हेड के ऊपर करवा दूंगा। ठीक है, फिर अगर मुझे लेटरल डेकुबिटस का करना हो पोजिशनिंग, लेटरल डेकुबिटस का पोजिशनिंग करना हो तो क्या करूंगा? लाइंग ऑन दी साइड, पेशेंट को हमें साइड से यानी लेटरल साइड में हमें लिटा देना है। कौन सी साइड लोगे आप, राइट या लेफ्ट? जो लंग आपका अफेक्टेड हो। अगर राइट लंग अफेक्टेड है, आपको लग रहा है कि जिसको प्लूरल इफ्यूजन है वो इस साइड में है, आप इस साइड में कराइए। आपको लग रहा है कि इधर है तो इधर कराइए। आपको डाउट हो रहा है दोनों में तो आप दोनों कराइए, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। ठीक है, पेशेंट को हम ऐसा, पेशेंट को सीधा ऐसे लिटा देते हैं और उसके बाद लिटाने के बाद हम पीछे से एक्सपोजर देते हैं। ठीक है, और पीछे से एक्सपोजर देंगे, कैसेट को हम आगे की तरफ यहां सीने से लगा के ऐसे हम पकड़वा देते हैं पेशेंट को। या फिर आपके पास होल्ड करने का है कि यहां से आपका आता है, बांधने वाला आता है, हम उसको बांध देते हैं, होल्ड कराने के लिए आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिटल डेकुबिटस। फिर आपका आता है लॉर्डोटिक व्यू, जिसको हम अपाइकोग्राम भी बोलते हैं। लॉर्डोटिक व्यू में क्या होगा कि पेशेंट को स्टैंड कराइए आप वाल से, जो आपकी वाल है उससे 1 फीट पहले आपका स्टैंड कराइए पेशेंट को। ठीक है, 1 फीट अवे उसको खड़ा कर दीजिए। फिर क्या होगा? लीन बैकवर्ड टिल शोल्डर टच, आप उसको तब तक ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए जब तक इस शोल्डर उसका टच ना हो जाए। ऐसे 1 फीट पहले मैंने खड़ा कर दिया, जैसे देखो यहां पे मैं खड़ा हूं, बोर्ड 1 फीट पीछे है। अब इसको मैं बोलूं ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसे टच कर जाए शोल्डर, तो जब टच कर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका एक ऐसा पोजीशन बन जाएगा कि इसका जो है ये आपका अपाइकोग्राम का लॉर्डोटिक व्यू खुद बन गया। कुछ नहीं करना, सिंपल। समझ आई? दूसरा तरीका क्या है वो भी बताता हूं आपको। टिल शोल्डर टच, दूसरा तरीका यह है कि पेशेंट को मैं ऐसे खड़ा रखता हूं और मैं नीचे से एंगुलेशन देता हूं। समझ आई ना? यहां देखो मैंने यहां पे लगाया हुआ है स्लैश, कि यहां से मैं या तो मैं सिफेल्ड एंगल देता हूं, सिफेलिक एंगल। सिफेलिक एंगल क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ मैं एक्सरे ट्यूब को नीचे करूंगा और वहां से एंगल देता हूं ताकि एक्सरे बीम यहां से पास हो, आपका क्लेविकल ओवरलैप जो कर रहा था लंग्स के अपेक्स के ऊपर, वो ओवरलैपिंग ना हो। क्लियर? समझ लो। पीए व्यू में आपका स्कैपुला लंग्स के ऊपर ओवरलैप कर रहा था तो मैं रोटेट करके बाहर कर दिया था। आपकी ये वाली जो बोन है क्लेविकल है, ये ऐसी बोन है कि आप कैसे भी ऊपर नीचे साइड घुमा लो, टेढ़ा सीधा कर लो, ये नहीं हटती है। समझ आई ना?
तो इसका एक तरीका है, आप ऐसे हो जाइए तो एक्सरे बीम यहां से जाएगी नीचे से, वो ऊपर की तरफ रह जाएगी, वो आपको नहीं दिखेगी। या फिर मैं एंगल देके देख सकता हूं। बाकी आप कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी आप पोजीशन कर लो, ठीक है। एक बार मैंने ट्राई भी किया, बहुत बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, समझ आई ना। तो आप कितनी बार भी इसको देखोगे तो आपकी क्लेविकल इसके लंग्स के ऊपर, अपेक्स के ऊपर होती ही होती है, जिसकी वजह से आपका जो अपेक्स है, लंग्स का जो अपर लोब है, अपेक्स है, उसकी डायग्नोसिस, उसकी फाइंडिंग क्लियरली नहीं हो पाती, कई बार मिस हो जाती है, मिस फाइंडिंग होती है। उसकी वजह से ये पोजीशन बनाई गई ताकि मैं उसको देख सकूं। क्लियर हो गया। पीए में क्या बोला, पीए में मैं पीए क्यों करता हूं, दो चीजें, एक तो आपका शोल्डर रोटेट करा देता हूं ताकि स्कैपुला बाहर हो जाए, लंग्स फील्ड के ऊपर ओवरलैपिंग ना हो। दूसरा, हार्ट मेरा बिल्कुल टच में होता है तो हार्ट की एक्चुअल साइज मिलती है। यहां पे मैंने क्या बोला लॉर्डोटिक व्यू में कि यहां पे भी ओवरलैपिंग हो रही थी, लेकिन स्कैपुला की नहीं, यहां पे हो रही थी क्लेविकल की, और मुझे क्या करना था, इसको रिमूव करना था। तो अब मैंने शोल्डर को तो, इसको स्कैपुला को तो रोटेट करके बाहर कर लिया था, क्लेविकल ऐसे नहीं जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल बोन है, ठीक है। इसको क्या करता हूं मैं, या तो ऐसे कर दूं और एक्सरे दे दूं, नहीं होगा, या फिर पेशेंट को ऐसे रखूं, एक्सरे बीम नीचे से एंगल्ड दे दूं, ठीक है ना। पोजीशनिंग एक बार मैं आपको दिखाता हूं फिर से, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपको यहां पे इमेज दिखाता हूं। यहां पे देखिए आप, यहां पे मेरे पास ये आपका देखो पीए व्यू है। पीए व्यू में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से पेशेंट देखो खड़ा है, एक्सरे, ये आपका एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब के और आपके डिटेक्टर के यहां पे जो डिस्टेंस है, मैं 180 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट रखता हूं। 6 फीट क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि 6 फीट जब आप रखोगे तो आपका हार्ट का एक्चुअल साइज आता है, समझ आ गया। ये चीज देखने के लिए मैं करता हूं। ये देखो मैं सेंटरिंग रखता हूं, यहां पे सेंटरिंग रख दूंगा, यहां पे आपका T7 के अप्रॉक्स, आपको इस तरीके से मैं करता हूं, ठीक। फिर उसके बाद आप देखो कि जब मैं एपी करता हूं, एपी में मैं कुछ इस तरीके से, पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा एक्सरे ट्यूब ऊपर से आती है, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपोज कर देती है। फिर एक पोजीशनिंग मैं आपको बता रहा था, तो पोजीशनिंग में मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, बाकी अभी और आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेटरल में देखो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा ये ओवरलैपिंग नहीं होता इसमें, है ना। देखो आपकी वर्टिब्रा अलग दिख रही है, आपका मैनुब्रियम अलग दिख रहा है, मैनुब्रियम और हार्ट के बीच का स्पेस भी दिख रहा है क्योंकि आप साइड से देख रहे हो। फिर आपका यहां पे लंग्स भी आपको क्लियरली, लोब अलग अलग आपको दिखते हैं, इस तरीके से पोजीशनिंग होगी, देख लो आप। क्लियर हो गया। फिर आपका यहां पे देखो लेटरल डेक्यूबिटस, ये आपका लेटरल डेक्यूबिटस होता है। क्या होता है लेटरल डेक्यूबिटस, कि आपका पेशेंट देखो लेटा हुआ है, सामने की तरफ कैसेट है और पीछे से मैं हॉरिजॉन्टली एक्सरे ट्यूब, एक्सरेस दे रहा हूं, एक्सरे बीम दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी आपका फ्लूइड होगा नीचे की तरफ आपके, अगर ये देखो आपका राइट लंग का हो रहा है, अगर राइट लंग में कोई भी प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होगा तो नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा, और वो चीज आपको यहां पे देखो दिख जाएगा। यहां पे देखो आपका पूरा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे थोड़ा आधा लंग है। क्लियर हो गया। फिर देखो आपका यहां पे अपिकोग्राम या लॉर्डोटिक व्यू, इसके दो नाम है, अपाइकोग्राम या फिर लॉर्डोटिक व्यू। एपिकोग्राम को कुछ लोग अपाइकोग्राम पढ़ते हैं, कुछ लोग एपिकोग्राम पढ़ते हैं, जो आपका मन करे पढ़ लीजिएगा। यहां पे देखो दो तरीका है। एक तरीका यह है, पेशेंट को बिल्कुल सीधा रखिए, ऐसा रखिए, और क्या करिए, एक्सरे ट्यूब को 15 से 20 डिग्री नीचे ले जाकर के और सिफेलिक एंगल दे दीजिए। यानी पेशेंट सीधा खड़ा है, एक्सरे ट्यूब नीचे लाइए 15-20 डिग्री और एंगल दे करके यहां पे एक्सपोज कर दीजिए। दूसरा यह है कि एक्सरे ट्यूब को सीधा रखिए, लेकिन पेशेंट को क्या करिए, 1 फीट दूर खड़ा करके ऐसा झुका दीजिए। ये वाला देखो, ये क्या किया है, दूर खड़ा करके इस तरीके से झुका दिया है, और इसमें देखो सीधा है लेकिन एक्सरे ट्यूब को एंगल दे दिया है। तो ये मेरे पास आपके पोजीशन का मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं आता हूं आपके डिटेक्टर साइज। डिटेक्टर साइज जो मेरा होता है, वो किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे करना हो, उस बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं फील्ड ऑफ व्यू देखता हूं। जब आप सोचो मुझे हाथ का एक्सरे करना, इतना बड़ा हाथ है मेरा, अब इसका मैं 14-17 की कैसेट की क्या जरूरत है, आप बताओ, समझ आ रही है ना। तो आप अगर किसी का हाथ इतना बड़ा है तो आप कर लो, ले लो 14-17 की कैसेट। तो अब चेस्ट एक्सरे का भी सेम है। अगर किसी बच्चे का चेस्ट करना है, एक्सरे करना है, कोई 1 महीने का है, 1 दिन का बच्चा है, अब आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग नए अगर होंगे तो 1 दिन के बच्चे का एक्सरे होता है, बिल्कुल होता है। नए बच्चों को जो मतलब पैदा हुए बच्चों को न्यूमोनिया वगैरह हो जाती है आमतौर पे, तो उनको होता है एक्सरे, 1 दिन का भी होता है, जब पैदा होता है
एक साल पे भी होता है, बुढ़ापे पे भी होता है। तो अगर उसको करना है तो मैं 14-17 की बड़ी वाली कैसेट की कोई जरूरत नहीं है, छोटी सी कैसेट काफी है। तो वही चीज यहां पे कह रहा हूं कि जो आपकी डिटेक्टर साइज होगा डिपेंड ऑन चेस्ट साइज, वो मेरे चेस्ट साइज पे डिपेंड है। मैक्सिमम मैंने यहां पे लिख दिया है 14-17 की कैसेट, मैक्सिमम साइज लिख दिया है। सबसे बड़ी होती है आपका किसी का भी कैसेट हो, कितना भी हेल्दी इंसान हो, आ जाएगा। एक चीज यहां पे आप लोग कंफ्यूज अगर होंगे कि अगर कोई बहुत हेल्दी पेशेंट है, इतना आपका हेल्दी है, बहुत ज्यादा मोटा है, फैटी है, क्या उसका हम इसी कैसेट पे कर लेंगे? बिल्कुल हो जाएगा। देखो पेशेंट जो हेल्दी होता है ना, उसका फैट बढ़ा हुआ है, ना कि उसका लंग्स यहां तक थोड़ी गया हुआ है। आपको क्या देखना है चेस्ट एक्सरे में? लंग्स देखना है ना। तो अगर आपको लंग्स देखना, उसका लंग्स यहां तक नहीं जाएगा। आप ऐसा मत सोचो कि इंसान इतना चौड़ा है तो उसका लंग्स यहां तक गया होगा, ऐसा नहीं। इतने चौड़े चौड़े लंग्स होंगे नहीं, लंग्स तो वही होगा, बाकी उसकी फैट बड़ा होगा, मसल्स बड़ी होंगी, उसमें गेन होगा। आपका जो लंग्स है वो वही है, हार्ट आपका लगभग वही है, ठीक है ना। तो मेरा आपका जो हो जाएगा डिटेक्टर साइज, वो सब में हमने सेम रख दिया है। ये आप वेरी करेगा पेशेंट की चेस्ट के साइज के हिसाब से, बच्चे अलग, बूढ़ा अलग, कोई हेल्दी है तो उसके लिए अलग। 14-17 है तो कोई भी पेशेंट आए, छोटा है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके लिए एक कैसेट। फिर आता है मेरा SID, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। आपका जो है कि अगर जो मेरा एक्सरे आ रहा है और इसके बीच में कितना मैं डिस्टेंस कितना रखूं, तो मैं रखता हूं 180 सेंटीमीटर PA के लिए। क्यों? क्योंकि जब PA में करता हूं तो यहां पे आपका एक्चुअल हार्ट साइज इसी पे आता है, समझ आए ना। यहां पे मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मोबाइल फोन का लेता हूं। मोबाइल फोन में जब आप फ्लैश ऑन करोगे तो आप देखोगे कि अगर मैं फ्लैश ऑन करूं और इसको पास लेके जाऊं तो मुझे आपको अलग सा पता चलेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक। तो यहां पे SID का जो मैं आपको बात कर रहा हूं, ये समझाने के लिए मैं आपको हर जगह ये एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए कि हार्ट साइज को एक्चुअल हार्ट साइज के लिए 180 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्यों? क्योंकि देखो आप कि अगर, और PA ही क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इसको तो आपका, इसको देखो आप, मैं जब इसको पास लेके जा रहा हूं तो आप देखो इमेज आपकी क्या बढ़ रही है। इसको मैंने क्या किया है, कांस्टेंट एक जगह पे फिक्स किया हुआ है आपके बॉडी को, ऑर्गन को। जब मैं इस फोकस को, इस लाइट को आगे पीछे ले जा रहा हूं, डिस्टेंस को कम ज्यादा कर रहा हूं, तो आप देखो कि यहां पे जो शेडो बन रहा होगा, शायद आपको दिख रहा हो शेडो, वो शेडो आपको छोटा बड़ा दिख रहा है, ठीक, जबकि ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा अब देखो, अब इसको मैं कांस्टेंट करता हूं, अब देखो, अब इसके भी क्या अलग अलग फर्क पड़ रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है ना। तो ये आपका, जब मैं इसको बिल्कुल क्लोज कर देता हूं, मैं PA में मेरा हार्ट क्या है, बिल्कुल क्लोज हो जाता है। लेकिन आपका ये अगर मैं बिल्कुल पास कर दूं तो देखो क्या है, साइज बड़ा हो रहा है धीरे धीरे ना। मैं इसको क्या करता हूं, अगर आपको हार्ट की एक्चुअल साइज चाहिए तो आप क्या करिए, इसको 6 फीट पे रखिए। इसीलिए मैं PA में 6 फीट रखता हूं और इसको बिल्कुल क्लोज होने के बाद भी 6 फीट रखता हूं, क्योंकि देखो जब मैं क्लोज ले जा रहा हूं, देखो आपका बढ़ रहा है, देखो मेरा थंब यहां पे है ना, देखो मैं क्लोज ले जा रहा हूं, थंब मेरा भाग रहा है, ये आपकी फिंगर्स के ऊपर देखो जा रहा है, देखो बढ़ रहा है ना। जब मैं क्लोज ले जाऊंगा तो ये यहां से आपकी बीम क्या होंगी, ये बीम तो यहीं से निकलेगी, तो बीम डाइवर्ज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एक्चुअल साइज है वो आपको नहीं मिलेगा, समझ आया ना। इसीलिए मैं PA व्यू में 180 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखता हूं, 6 फीट का डिस्टेंस रखता हूं हार्ट के क्लोज होने के बाद भी, समझ आ गया। तो आपका हो गया ये PA में। AP में मैं ऐसा नहीं है कि AP में मैं जानबूझ के 120 लेता हूं, AP में मैं 180 ले ही नहीं सकता। कैसे? देखो AP हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है इरेक्ट, एक होता है सुपाइन। जब इरेक्ट होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 6 फीट ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप AP में 6 फीट का डिस्टेंस लेते हो तब भी आपके हार्ट का एक्चुअल साइज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हार्ट आपका होता है दूर, ठीक है ना, दूर होता है। कहां? आगे। हार्ट कहां होता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? आगे की तरफ होता है हार्ट, ठीक है ना। अब हार्ट यहां पे है तो क्या ये बिल्कुल क्लोज है? क्या कैसेट के क्लोज है? नहीं है। हार्ट का लेवल देखोगे तो इतनी दूर है, देखो यहां है, इस लेवल पे है, यानी कि इतना डिस्टेंस है। तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि जब हमारा इसको मैं दूर रखता हूं तो क्या होता है, मेरा इमेज मैग्नीफाई करता है, बड़ा होता है, समझ आया ना। अभी मैंने आपको करके दिखाया, यहां पे मैंने आपको अभी करके दिखाया कि अगर ये देखो दूर है और मैं इसको यहां पे पास लेके आऊं, देखो मैग्नीफाई कर रहा है ना तो इसको एक्चुअल चाहिए तो क्या होगा यहां पे। इसीलिए AP व्यू में चाहे मैं 180 सेंटीमीटर दे दूं, चाहे 120 दूं, 100 दूं,
एक्चुअल हार्ट साइज नहीं मिल सकता है। अब जो मैंने आपको बताया कि 100 क्यों देता हूं या 120 क्यों देता हूं, क्योंकि पेशेंट अगर लेटा हुआ है 180 देने के लिए आपको 6 फीट ऊपर लेके जाना पड़ेगा एक्सरे मशीन। एक्सरे ट्यूब को कहां लेके जाओगे? 6 फीट ऊपर। आपकी छत कितनी होगी? कैसे लेके जाओगे 6 फीट ऊपर? 6 फीट ऊपर ट्यूब को लेके चले जाओगे, तुम कहां जाओगे? शक्तिमान तो हो नहीं, रेडियोग्राफर शक्तिमान तो होता नहीं कि उड़ उड़ के करेगा काम, समझ आई ना। तो पेशेंट टेबल ये रही, ठीक है, हम 2 फीट 3 फीट पे होगी जो भी अप्रॉक्स। अब 6 फीट ऊपर एक्सरे ट्यूब लेके जाओगे 180 सेंटीमीटर बनाने के लिए, फोकस करने के लिए, पेशेंट लेटा हुआ है ना, तो कैसे कर पाओगे? इसलिए मैं यहां पे 100 या 120 में कर सकता हूं। एपी में आप इतना ही लेता हूं, कोई फायदा है नहीं। 120 भी आप 180 भी ले लोगे तब भी हार्ट साइज मैग्नीफाई करेगा। अभी मैंने बताया क्योंकि हार्ट दूर होता है, इंटीरियर साइड में है, कैसेट से थोड़ा डिस्टेंस पे है। क्लियर हो गया? फिर आता हूं मैं लेटरल में। लेटरल में मैं 180 सेंटीमीटर ही देता हूं, क्योंकि एक्सरे ट्यूब मैं ऐसे खड़ा हूं और एक्सरे ट्यूब आपकी इस डायरेक्शन से आ रही है। इस डायरेक्शन से मैं 180 क्या 280 भी दूर लेके जा सकता हूं एक्सरे ट्यूब को, समझ आई ना, लेकिन ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे लेटरल साइड में मैं 180 सेंटीमीटर लेता हूं। अब आओ यहां पे लेटरल डिक्यूबिटस। पेशेंट लेटा हुआ है, अब पेशेंट लेटा हुआ है, अब इस डायरेक्शन में भी आप बहुत दूर नहीं ले जा सकते। जो लोग काम किए होंगे, अगर आप लोग काम किए हो एक्सरे मशीन पे, तो उसकी मोबिलिटी इतना नहीं होती कि आप बहुत दूर लेके जा पाओगे, हॉरिजॉन्टली आप नहीं लेके जा पाओगे। तो हम 100 या 120 सेंटीमीटर ही, हम बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाए। यहां पेशेंट लेटा हुआ है, आप ये नहीं चाह सकते कि हम, भाई आपका रूम भी लिमिटेशन है, आपका डिस्टेंस भी, एक्सरे ट्यूब की भी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि मैं 6 फीट कहां लेके जाऊंगा, तो मैं उतना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं करता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं हार्ट साइज को तो इसमें देख भी नहीं रहा हूं लेटरल डिक्यूबिटस में, ना ही मैं आपको लेटरल में इसमें लेटरल डिक्यूबिटस में मैं हार्ट साइज देख नहीं रहा हूं। तो हार्ट साइज जब मैं देख नहीं रहा हूं, तो मैं अगर मैग्नीफाई भी किया तो क्या प्रॉब्लम? मुझे तो देखना क्या था? मुझे तो देखना था आपका प्लूरल इफ्यूजन, तो वो दिखेगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ आप लॉर्डोटिक व्यू में कितना डिस्टेंस रखोगे? लॉर्डोटिक व्यू में आप 180 सेंटीमीटर कैसे रख सकते हो? अगर पेशेंट को ऐसे आपने किया हुआ है, आपको एंगल देना है, सोचो आप एंगल देना है, आपकी और जमीन की कितनी दूरी है? 5, आप खुद होगे 5 फीट के, 5.5 फीट के। एक्सरे ट्यूब को 6 फीट नीचे कहां लेके जाओगे? समझ आ रही है ना? तो आप बिल्कुल इन सब को, जो भी आपकी पोजीशनिंग है, जितना भी है, बहुत सिंपल सा समझने की चीज है, कोई इसमें मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। आप अगर एंगल देना है आपको, मैंने क्या बताया था यहां पे कि 15 से 20 डिग्री एंगल देते हैं। पेशेंट यूं खड़ा है, 15-20 डिग्री एंगल देना, नीचे लेके जाना है, आप कहां लेके जाओगे उसको? तो बिल्कुल मैं इसको 100-120 सेंटीमीटर ही इजीली यही है, मेरे लिए यही फीजिबल है, समझ आए ना? तो बिल्कुल आसान। मैंने क्या बताया कि चेस्ट पीए के लिए आप 180 ले लो, क्योंकि ये हमें हार्ट साइज एक्चुअल देगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, और यहां पे हम 180 दे भी सकते हैं। क्लियर हो गया? पीए में अगर पेशेंट, चूंकि पीए में करता हूं आमतौर पे, पेशेंट जब लेटा हुआ हो तो 6 फीट पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इसलिए भूल जाओ, 100 सेंटीमीटर एनफ। लेटरल में कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट खड़ा है, एक 180 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन से मैं एक्सरे दे सकता हूं, दे दो। यहां से आपका लेटरल डिक्यूबिटस, मेरे पास स्पेस नहीं होता है, मैं इतना ही देता हूं, क्योंकि इतने पे ही मुझे देखना है, और मुझे हार्ट की साइज इसमें देखना भी नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेटरल डिक्यूबिटस में भी 100-120 देता हूं, क्योंकि यहां पे भी मुझे हार्ट साइज ना ही देखना है, ना तो हार्ट साइज देखना है, ना ही इतना इजिली पॉसिबल है कि मैं इतना दे पाऊं एंगल के साथ। क्लियर हो गया? अब आ जाओ आप सेंटरिंग कहां पे करोगे? सेंटरिंग का बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, समझ लो। जिस बॉडी पार्ट को आप करने जा रहे हो उसका सेंटर देख लो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या इसमें आप लोगों को इतना डर लगता है। सेंटरिंग आपको यहां से यहां तक करना है। सेंटरिंग क्या है? ये मिड पॉइंट है, इसी पे सेंटरिंग कर दो। आपको मेरा ये इतना पार्ट देखना है, सेंटर आपका क्या होगा? ये मान लो कि फॉर एग्जांपल ये सेंटर आ रहा है, इसी पे सेंटरिंग कर दो। ठीक है, समझ आई? अब यहां पे जब आप देखोगे तो मैं यहां पे T7 देता हूं, ठीक है। अब आप कहोगे कि T7 क्यों भैया? आपकी 12 रिब्स हैं, 12 वर्टिब्रा से, थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई हैं, तो मिड आपका 12 का मिड क्या हो सकता है? मान लो कि 6 मान लो, फॉर एग्जांपल 6 मान लो। 7 क्यों दे रहे हो? अगर आप इतना समझा रहे हो कि 7 मतलब मिड पे दे दो, तो 7 क्यों दे रहे हो आप? 7 तो 14-15 का मिड हो सकता है, 12 का तो नहीं होता। तो वजह यह है कि मेरा जो अपेक्स होता है, ये जो मेरी क्लेविकल है ना,
ये आपकी लगभग T1 T2 पे है। ये जो मेरी क्लेविकल है ये T1 T2 के अप्रोक्स है लेवल पे, और मेरा जो लंग्स होता है, अपेक्स होता है, वो इसके भी ऊपर निकला होता है। तो मुझे इससे ऊपर थोड़ा सा लेना है। समझ आ रही बात? मेरा लंग्स T1 के थोड़ा सा ऊपर तक ही मान के चलो, उससे नीचे नहीं है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि T1 से ऊपर ही मेरा एक्सरे में कवर करूं। आपने देखा होगा कि मैं इससे ऊपर ही लेता हूं, मैं नेक्स्ट यहां से शुरू करता हूं। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा आना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। समझ आ रही है ना? इसलिए मैं चूंकि इससे ऊपर, क्लेविकल के ऊपर से कवर करता हूं, इसलिए जो मिड है उसको मैं T7 मानता हूं। समझ आ गई बात? बिल्कुल सिंपल। सेंट्रिक कहां करूंगा? T7, इंफीरियर एंगल के स्कैपुला के इंफीरियर नीचे। फिर आपका इसमें भी मैंने मिड लाइन ऑफ T7 ले लिया। यहां पे आपको चूंकि आप लेटरल ले रहे हो, लेटरल में आप ऐसे, आप पेशेंट खड़ा हुआ है, मिड थोरैक्स, ये आपका जो जितना एरिया आपको कवर करना था इसका मिड थोरैक्स आपने ले लिया। मैंने इमेज में भी दिखाया था, आपको ऐड भी कर दूंगा इमेज वीडियो में। यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल बीम है, चूंकि पेशेंट लेटा हुआ है डेकुबिटस में, तो उसमें भी T7 के लेवल पे ही मैं कर रहा हूं। यहां पे एक चीज आप याद रखना, अपाइकोग्राम में या लॉर्डोटिक व्यू में मुझे सिर्फ आपका ये देखना है, ये वाला एरिया अपेक्स देखना है। तो अपेक्स देखने के लिए मेरा फोकस क्या होगा? मेरा फोकस पहले देखो इन सब में क्या था, इन सब में ये था कि मुझे अपेक्स से लेके सीपी एंगल, कास्टोफेरेनिक एंगल तक मुझे देखना था। सीपी एंगल दो होते हैं, कार्डियोफेरेनिक एंगल और कास्टोफेरेनिक एंगल। तो जो कास्टोफेरेनिक एंगल है वो सबसे लोअर पार्ट है और मेरा अपेक्स सबसे ऊपर वाला है। तो ये पूरा मुझे देखना था, इसलिए मैं सेंटरिंग बीच का कर रहा था। लेकिन जब मुझे लॉर्डोटिक व्यू में सिर्फ अपेक्स को फोकस करना है, इसको फोकस करना है, बाकी चाहे अच्छा दिखे या ना दिखे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा दिख गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात, ठीक। तो मैं फोकस किसको करता हूं? इसको करता हूं। अब ये मैंने आपको बताया कि आपका क्लेविकल किस लेवल पे है? T1 T2 पे है, ठीक है। तो हमारा कुछ लोगों का मानना है, कुछ बुक्स में लिखा है, इसमें थोड़ा सा बुक्स में रिफरेंसिंग में अलग अलग है। कुछ बुक्स में है कि T2 पे आप दे दो सेंटरिंग, कुछ में है T3 T4। तो आप अगर लिखते हो तो आप लिख सकते हो कि हम क्लेविकल के जस्ट बिलो देते हैं। जस्ट बिलो मतलब T2 T3, T2 T3 के लेवल पे हम एक्सपोज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मिड लाइन एट लेवल ऑफ मैनुब्रियम T2 T3। समझ आ गई? ये हम करते हैं। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आता है एक्सपोजर फैक्टर यानी कि KVP-MS। इसका भी समझ लो। KVP हम जो देते हैं वो हम देते हैं कि KVP कितना पेनिट्रेशन पावर के लिए होता है, कि कितना पेनिट्रेशन करेगा, ठीक है ना। आमतौर पे आपको पता है कि 40-50 KVP अगर भी हम देंगे तो पेनिट्रेशन तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पेनिट्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन भी इसमें काफी चांसेस होंगे। तो मैं पेशेंट को चाहता हूं कि एब्जॉर्प्शन कम हो, एटेन्युएशन कम हो, एक्सपोजर फैक्टर को मैं बढ़ा देता हूं। एक्सपोजर फैक्टर किसको बढ़ाता हूं मैं? KVP को। KVP को मैं बढ़ा देता हूं, 80 दे देता हूं, 90 दे देता हूं, 100 दे देता हूं। जब आप KVP को बढ़ाते हो तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाता है। जब पेनिट्रेशन पावर बढ़ता है तो एक्सरेज आपको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती है, एब्जॉर्ब कम से कम होती है, तो आपको रेडिएशन डोज कम से कम लगेगा। इसलिए अब आप कहोगे जब इतना ही अच्छा है तो आप 240 दे दो, 540 दे दो, अगर रेडिएशन कम लग रहा है। भाई अगर हम इतना देंगे तो आपके जो लंग्स में एब्जॉर्ब हो रहे थे, आपके बोन्स में जो एब्जॉर्ब हो रहे थे, जो कि आपकी कंट्रास्ट अलग अलग दिख रहा था, वो भी नहीं मिलेगा। जैसे मेरे पास यहां पे आप देखो कि यहां पे आपका मसल है, यहां पे आपका बोन है, ठीक। मैं कैसे KVP देता हूं? ऐसा सेट करता हूं कि बोन को पेनिट्रेट ना कर पाए और मसल्स को कर जाए। जब बोन को नहीं कर पाएगी तो बोन कैसा दिखेगा? ब्राइट। और इसको कर जाएगी तो ये दिखेगा ग्रे। कुछ कर पाएंगी तो आपका ग्रे दिखेगा। लेकिन सोचो आप, मैं रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करने के चक्कर में कितना दे दूं? 200 KVP दे दूं। अब क्या होगा? बोन से भी एक्सरे पेनिट्रेट कर जाएगी, सॉफ्ट टिश्यू भी पेनिट्रेट कर जाएगी। एब्जॉर्प्शन तो कम से कम हुआ, लेकिन ये सारा क्या होगा? ओवर एक्सपोजर, सारा इमेज भी चला गया, सारा काला हो जाएगा। समझ आई ना? इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ भी बहुत ज्यादा दे दूं, ठीक है ना। तो आप इसमें अगर सारे में अगर आप लिख देते हो, सब में KVP में 100, 80 to 100 सब में लिख डालो, यहां से लेकर के सब में 80 to 100, 70 to 90, ये आपका सही है। समझ आई ना? क्योंकि ये मोडेलिटी टू मोडेलिटी भी वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। अगर 100 mA की मशीन है उसमें कुछ KVP हम अलग देते हैं, 300 की है वो कुछ और देती है, 1200 की है वो कुछ और, हम उसमें कम, उसमें कुछ और हम दे सकते हैं। तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़िएगा।
80 to 100 आपका आप लिख सकते हो, आपका बढ़िया है। एमएस की बात करो, एमएस आप ये भी आपकी मॉडलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मेरी 100 mA की मशीन है, शायद इसमें कुछ ज्यादा लगे। अगर मेरा एक्सरे ट्यूब 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, उसका जो एज है, जो आपका मटेरियल है, वो आपका काफी ओल्ड हो चुका है, उसकी एफिशिएंसी घट गई है, तो आप शायद वो एक्सपोजर टाइम ज्यादा ले। समझ आई ना? शायद उसमें एमएस मुझे ज्यादा देना पड़े। लेकिन अगर मेरी मॉडलिटी एडवांस है तो उसमें बहुत कम आपका केवी एमएस में हो जाता है। 4 से 6 एमएस में भी हो सकता है, 8 एमएस में भी हो सकता है। तो आपको जब लिखना पड़े तो आपको मैंने एक एवरेज बताया 8 से 12 एमएस। 8 से 12 एमएस लिखिए, सब में पूरे चेस्ट में आपका चल जाएगा। ठीक है ना? एक एवरेज है। नहीं तो आप 16 भी देते हो, बहुत कुछ मॉडलिटीज में 16 देना पड़ता है, 20 देना पड़ता है। कुछ एडवांस मॉडलिटी 8 पे भी काम करती हैं, तो मैंने 8 से 12 आपको लिख दिया। यहां पे ब्रीदिंग, फुल इंस्पिरेशन, सब में फुल इंस्पिरेशन में लंबी सांस ऐसे खींच के रुकवाते हैं और तब हम करते हैं एक्सरे। अब चूंकि जिसमें पॉसिबल ना हो, जैसे किसमें नहीं पॉसिबल है, देखो यहां पे एपी में, अगर एपी में पेशेंट आईसीयू में लेटा हुआ है तो हो सकता है उसको सांस लेके खींचना पॉसिबल ना हो, मैं उसमें नहीं रुकवाऊंगा। तो सांस लेके रुकवाना सारे चेस्ट एक्सरे में करवाओगे आप जिसमें पॉसिबल हो, बस यही कंडीशन लगा देना। अब किसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा? एपी में मुश्किल है, पेशेंट लेटा है, आईसीयू में है, लेटा है, फ्रैक्चर हुआ है, बेड पे है। बेड पे पेशेंट कोई अच्छा पेशेंट तो नहीं होगा कि हेल्दी है, बहुत हट्टा कट्टा है और पेशेंट लेटा हुआ है, शौक से तो नहीं जाएगा कोई। तो आप उसका फुल इंस्पिरेशन हो सकता है ना करा पाओ। और दूसरा आपका यहां पे देखो क्या है कि मैं फुल इंस्पिरेशन भी कभी कभी कराता हूं, कभी कभी एक्सपिरेशन भी कराता हूं। एक्सपिरेशन क्या होता है कि न्यूमोथोरैक्स के लिए क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स कि किसी को ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, किसी वजह से आपके प्लूरल कैविटी में फ्लूइड की जगह एयर भर गया। अब एयर कैसा दिखता है? डार्क। आपके लंग्स में क्या कराऊं? सांस आपकी निकलवा दूं, एक्सहेल करा दूं, तो लंग्स की एयर कम हो जाएगी और वो एयर आपकी कैविटी में है तो आपको वो ज्यादा डार्क दिखेगी और आप ज्यादा अच्छे से देख पाओगे। तो कभी कभी मैं इंस्पिरेशन कराता हूं, कभी कभी मैं इसमें एक्सपिरेशन भी कराता हूं। यहां पे फुल इंस्पिरेशन क्लियर हो गया। फिर आता हूं आपका लास्ट इवैल्यूएशन कि आप देखोगे क्या क्या। आप जब आप पीए करते हो तो आप क्या देखते हो? आपको पूरा अपेक्स से लेके आपको सीपी एंगल तक पूरा दोनों लंग्स मिल जाएगा, हार्ट की एक्चुअल साइज मिल जाएगी, इसमें कोई भी पैथोलॉजी है, न्यूमोनिया है, न्यूमोथोरैक्स, टीबी, सीपी एंगल, ये सब आपको दिख जाएगा। हार्ट आपका मैग्नीफाइड इसमें नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। पूरा आपको स्कैपुला बाहर होगा, लंग फील्ड अच्छा दिखेगा, सब कुछ आपको क्लियर दिख जाएगा। ये आपका बेस्ट होता है। दूसरा आपका जब एपी में आओगे, एपी में आपको क्या मिलेगा? हार्ट मैग्नीफाइड। क्यों? क्योंकि आपका ऐसे खड़ा था पेशेंट और हार्ट आपका दूर था कैसेट से, तो इसलिए ये क्या कर गया? मैग्नीफाई कर गया। मैंने फोन से करके दिखाया आपको। तो हार्ट आपका मैग्नीफाइड होगा और आपका लंग तो आपको पूरा दिखेगा। दूसरा अगर कोई ट्यूब, कैथेटर, ये सब मैं कर सकता हूं। फॉरेन बॉडी देखना है, उन सब के लिए भी एपी आपका बेस्ट है, आप इवैल्यूएट कर सकते हो इसमें। ठीक। फिर आप लेटरल कब करोगे? लेटरल के लिए मैंने आपको बताया कि जब मुझे एक लंग में 2 लोब को डिफ्रेंशिएट करना हो कि पैथोलॉजी किसमें है, तो उसके लिए मैं करता हूं। बाकी आप सोचो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, क्या स्टर्नम और हार्ट के बीच की डिस्टेंस आप देख पा रहे हो? नहीं। लेकिन जब आप ऐसे खड़े होते हो तो आप हार्ट और स्टर्नम के बीच में डिफरेंस, जो डिस्टेंस है, उसमें कोई पैथोलॉजी होगी वो भी देख पाओगे। ठीक है ना? हार्ट और आपके इनके वर्टिब्रा के बीच में अगर कुछ है उसको आप देख पाओगे। हार्ट के चेंबर को आप देख पाते हो, चारों चेंबर अलग अलग आपको दिख रहे होते हैं। ठीक है ना? बॉर्डर आपको दिखता है। लंग्स को जो आपका है कि ये आपका इधर आपका दूसरा लोब है, नीचे आपका दूसरा लोब है और आपका नीचे दूसरा लोब है, इसको भी आप उसमें अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाते हो, देख पाते हो। ये आपका लेटरल में हुआ। और लेटरल डिक्यूबिटस में क्या है? एयर फ्लूइड लेवल। फ्लूइड आपका नीचे सेटल डाउन होता है, एयर आपका हमेशा ऊपर आएगा, वो आप देख सकते हो। बोथ लंग्स सीन, दोनों लंग्स आप देख सकते हो आपका लेटरल डिक्यूबिटस में। आप राइट और लेफ्ट अलग अलग भी कर सकते हो। अपेक्स में क्या होता है? अपेक्स जो रीजन है, अपाइकल रीजन जो है, अपेक्स रीजन है, वो आपका सबसे क्लियर इसी में दिख पाएगा क्योंकि आपको क्लेविकल यहां से हट जाती है। ठीक। फिर आपके जो अपेसिस प्रोजेक्शन है एबव क्लेविकल, वो आपका ज्यादा अच्छा दिखता है। अब मैं यहां पे एक बार क्लियर आपको सारा बता देता हूं, यहां पे समझ लो। अगर एक एक को समझना हो, पीए व्यू का इंडिकेशन क्या होगा कि आपका रूटीन चेस्ट, टीबी, निमोनिया, इन्फेक्शन, कुछ भी बाहर मेडिकल के लिए, इन सब के लिए ये इंडिकेशन हो गया।
फिर कब नहीं करोगे, बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट हो या फिर प्रेगनेंसी वगैरह हो, नहीं करूंगा। इसका पेशेंट प्रिपरेशन, मेटेलिक ऑब्जेक्ट रिमूव करो, कंसेंट लो, बस। फिर कैसे पोजिशनिंग करोगे, बकी के सामने मैं ऐसे फेसिंग करूंगा, चिन को अप करूंगा और शोल्डर को फॉरवर्ड आपको करूंगा, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका कैसेट साइज कौन सा लूंगा, ये मैंने यहां पे लिखा है, डिपेंड ऑन पेशेंट चेस्ट साइज। आपने डिस्टेंस कितना लूंगा, 180 सेंटीमीटर। मिड लाइन क्या होगा, T7। फिर आपका KVPMS मैंने बता दिया, फुल इंस्पिरेशन लोगे और फिर ये चीजें आपको दिखेंगी। एपी में क्या देखोगे, एपी का क्या होगा कि जब पेशेंट बेड साइड पे हो, आईसीयू में हो, कैथेटर डालना हो, ट्यूब डालना हो, आईवी लाइन हो, कुछ भी हो इसमें अंदर, तब मैं ये कर सकता हूं। क्या कब नहीं करोगे, कभी कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, बस एक प्रेगनेंसी वगैरह है, उसके लिए मैं अगर इसको कवर कर लूं तो वो भी खत्म है, वो भी ना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सेम एज, यहाँ पे आप मेटेलिक ऑब्जेक्ट रिमूव करिए, कंसेंट लीजिए, खत्म बात। पेशेंट आपका इरेक्ट सुपाइन दोनों में हो सकता है। कैसे होगा, इरेक्ट सुपाइन में किसी में भी कर सकते हो, सेंटरिंग बस मिड लाइन में रखना, क्लियर हो गया। साइज ये हो गई, आपका डिस्टेंस 100 to 120 हो गया और मिड लाइन चेस्ट हो गया सेंटरिंग। फिर आपका KVPMS हो गया, फिर फुल इंस्पिरेशन, और ये चीजें आपको मिलेंगी। फिर इस तरीके से लेटरल व्यू में मैं लंग के लोब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको अलग करने के लिए होता है। और अगर मुझे जो मैनुब्रियम है और हार्ट के बीच में कोई पैथोलॉजी, उसको देखना, हार्ट और पीछे वर्टिब्रल जो आपका है इसके बीच में देखना, लंग्स और हार्ट के को विजुअलाइज करना, इनको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए आप कर सकते हो। कोई आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सेम PA की तरह आप पेशेंट प्रिपरेशन कराओगे, पेशेंट की कंसेंट लोगे और रिमूव कराओगे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। ये आपकी राइट और लेफ्ट लेटरल का मैंने तरीका बताया। कैसेट और आपकी डिस्टेंस हो गया 180 और आपका मिड लाइन पे आप दे दोगे यहाँ पे, ये आपका KVPMS हो गया, फुल इंस्पिरेशन पे ये चीजें मिलेंगी। इसी तरीके से लेटरल डिक्यूबिटस का इंडिकेशन क्या है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। ठीक है, कब नहीं करोगे, पेशेंट जब बेड आपका उस डायरेक्शन में लाई करने वाला ना हो, तब आप नहीं करोगे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेशेंट प्रिपरेशन क्या कराओगे, मेटेलिक ऑब्जेक्ट रिमूव करिए, कंसेंट लीजिए, हो गया। ठीक, और एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पेशेंट को कैसे करना है कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन है, बस एक चीज का याद रखना कि यहाँ पे पेशेंट को मैं लिटाने के बाद 5 से 10 मिनट वेट करता हूं, ताकि फ्लूइड आपका ठीक से यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल या जो आपका फ्लूइड लेवल है वो यहां से आ जाए, इसके लिए मैं वेट करता हूं। फिर कैसेट साइज लिया, ये मैंने डिस्टेंस लिया, ये मैंने फोकस लिया T7 और KVPMS, और मुझे फुल इंस्पिरेशन अगर पॉसिबल है। अगर मुझे न्यूमोथोरैक्स के लिए करना है तो मैंने एक्सपिरेशन पे ले लिया और मुझे ये चीजें दिख गई। इसी तरीके से लॉर्डोटिक व्यू का ये हो गया आपका इंडिकेशन कि कब मैं करूंगा। मुझे TB करना हो, ये ट्यूमर देखना हो, एपिकल पैथोलॉजी देखना हो, मैं करूंगा। कब नहीं करूंगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, काइफोसिस, आपके स्पाइनल इंजरी और आपका ट्रॉमा है, या आपका रिसेंट सर्जरी हुई है, इन केसेस में नहीं करूंगा। कब पेशेंट प्रिपरेशन क्या है, वही जो बताया मैंने कि आप मेटेलिक ऑब्जेक्ट रिमूव करिए या और फिर कंसेंट लीजिए, आप कर सकते हैं। पेशेंट हिस्ट्री भी बताया मैंने, पेशेंट हिस्ट्री सब में लोगे आप। और यहां पे मैंने आपको दो तरीका बताया, या तो आप एंगल दीजिए सीधा खड़ा करके, या फिर आप क्या करिए ऐसे करके और सीधा एक्सरे बीम दीजिए। फिर आप कैसेट साइज ये कर सकते हैं, और ये आपका डिस्टेंस 100 to 120, मिड लाइन T2 T3 पे आप यहां फोकस करिए, KVPMS हो गया, फुल इंस्पिरेशन, और आपको ये चीजें दिखेंगी। ये मैंने आपको बताया। एक बार फाइनल मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको अलग अलग वीडियो में भी बाद में आपको कोशिश करूंगा समझाने की। यहां पे देखिए आप, जब आप यहां पे लेंगे, सबसे पहले मैंने लिया यहां पे PA व्यू। तो PA व्यू जब आपका लिया मैंने, तो यहां पे देखो कि मैंने यहां पे फोकस किया, यहां पे एक्सरे ट्यूब था, ये आपका डिटेक्टर था, और यहां पे आपका इस तरीके से पेशेंट को मैंने पोजीशन बनाया। यहां पे देखो आपका जो स्कैपुला है बिल्कुल बाहर है, हार्ट साइज आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक, हार्ट साइज आपका ठीक है या नहीं है, हार्ट साइज AP में आपका बढ़ा हुआ मिलता है, PA में नॉर्मल मिलता है। तो अगर PA में भी बढ़ा हुआ मिलता है तो कार्डियोमेगाली बोलेंगे, लेकिन ये कार्डियोमेगाली हम कैसे बताएं, ये चीज जानने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियोथोरेसिक रेशियो। कार्डियोथोरेसिक रेशियो अगर 50% से कम है या 50% तक है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं। कैसे मेजर कर सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका देखो यहां पे दिख रहा है,
ये आपका चेस्ट दिख रहा है, या तो आपका ये इमेज या तो कंप्यूटर में दिख रही हो तो आप वहां पे स्केल आता है मेजर कर लो, या फिर क्या आसान तरीका है, अगर आपको ऐसे एक्सरे फिल्म दे दी जाए और आपको नापना है कि इस पेशेंट को कार्डियोमेगाली है या नहीं है, तो आप सबसे पहले ये क्लियर करो कि ये इमेज जो होनी चाहिए पीए व्यू की हो। अब कैसे पता करना है देख लो, ये आपका है। अब आप यहां से यहां तक पूरा थोरैक्स नाप लो, मेजर कर लो, इसी से नाप लेता हूं। ये यहां से लेके देखो, मैंने यहां से लिया थोरैक्स और यहां तक पूरा थोरैक्स ले लिया, ये यहां तक आया, ठीक। ये इतना एरिया मुझे मिला पूरा थोरैक्स, ठीक। इस थोरैक्स का पूरे का मैं 50% कर लेता हूं, ठीक है ना, ये मेरा पूरा आया। अब इसका 50% अगर मैं करूंगा तो 50% आपका कुछ ये आपका बनेगा इतना, ठीक। ये आपका बन गया 50%, ये वाला एरिया, ठीक है ना। इतना अगर हार्ट का साइज है तो नॉर्मल है, इससे कम है तो भी नॉर्मल है। देख लेते हैं, ये देखो आपका हार्ट साइज 50% से कम ही है, ठीक। तो इसका मतलब ये आपका हार्ट क्या है, नॉर्मल है, ये कार्डियोमेगाली नहीं है, ठीक। तो ये आपका हो गया, मेरा सबसे पहले हो गया पीए व्यू के बारे में बताया। फिर उसके बाद आप देखोगे लेटरल पीए व्यू के बाद मैं आपको बता देता हूं लेटरल व्यू में देखो इस तरीके से पेशेंट यहां पे खड़ा हुआ है, इस तरीके से, और यहां पे आपको दिख रहा है ये आपका हार्ट आगे की तरफ दिखता है और ये आपके लंग्स भी यहां पे दिख रहे हैं। यहां पे मैंने एनाटॉमी वाला भी लगाया, अगर आपको दिख रहा हो कि ये वर्टिब्रा है। आगे की तरफ देखो मैनिब्रियम और स्टर्नम है, स्टर्नम के और आपके एओर्टिक आर्च के बीच में लंग्स का आपको दिख रहा है, तो वो चीज भी आपको दिख रहा है। जबकि एपी में आप क्या करोगे, एपीपीए में ओवरलैप हो जाता है ना मैनिब्रियम, नहीं देख पाओगे आप, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो। यहां पे देखो आप एओर्टिक आर्च आपको दिख रहा है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट एट्रियम और आपका ब्रोंकस, और ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो ये हमारे लिए बेटर होता है कि जब हमें लोब को आइडेंटिफाई करना हो। लेटरल डिक्यूबिटस आप कैसे करते हो, यहां पे देखो आपका कैसेट आगे की तरफ है, पेशेंट लेटा हुआ है ऐसे साइड से, जिस लंग का मुझे करना हो, और उसके बाद मैंने आगे से इसको बांध दिया है यहां से, ठीक है ना। अगर आपके पास बांधने का सिस्टम नहीं है, किसी अटेंडेंट से आप उसको पकड़वा भी सकते हो, होल्ड करा सकते हो। फिर देखो ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, यहां से आपको क्या है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का, ये क्या है, ये आपका एक्सरे ट्यूब है। इधर से मैं एक्सरे फोकस कर रहा हूं, क्लियर हो गया ना, इधर से मैं एक्सरे दे रहा हूं। तो आपको जो एक्सरे मिलेगा वो कुछ आपको ये यहां पे जो मिलेगा वो देखो आपका ये आपकी ये भी आपका प्लूरल इफ्यूजन है, इसमें भी है। तो यहां पे आधा लंग्स आपका अफेक्टेड है, यहां पे इतना सारा फ्लूइड भरा हुआ है, और यहां पे पूरा यहां तक पूरा एक लंग ही अफेक्टेड हो गया है, क्लियर हो गया। फिर आप देखो यहां पे मैंने आपको दिखाया अपाइकोग्राम। अपाइकोग्राम जब आप देखोगे तो आप, मैंने दो तरीका बताया, एक पेशेंट सीधा है, एंगल देके मैं एक्सरे ट्यूब से नीचे से दे रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल क्लेविकल के जस्ट नीचे मैं एक्सपोज करूंगा, सेंटरिंग करूंगा। दूसरा तरीका यह है कि पेशेंट को मैं इस तरीके से 1 फीट दूर खड़ा करके यूं कर दूं। तो दोनों ही तरीका मैंने यहां पे इमेज में दिखाने की कोशिश की है। और एक्सरे जो आप देख रहे हो यहां पे क्लेविकल को अगर आप एपी और पीए में देखोगे तो इनके ऊपर से जा रहा होगा, जबकि आप अपाइकोग्राम को में देखो आपका क्लेविकल कहां गया, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर प्रिंट है, ये आपका इमेज प्रिंटेड है, इसलिए शायद बहुत क्लियर आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यहां पे देखो आपकी क्लेविकल बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो इस एरिया में अगर कोई भी पैथोलॉजी होती है वो आपको ज्यादा अच्छे से दिख पाती है, क्योंकि ओवरलैपिंग यहां पे नहीं होती है, ठीक। ये देखो आपका एपी व्यू है, एपी व्यू है। यहां पे देखो इस पेशेंट को यहां पे कुछ यहां पे आईसीयू का पेशेंट है, एडमिटेड पेशेंट होगा, इसलिए यहां पे इसको कुछ लाइन वगैरह कुछ आपको दिख रहा होगा। तो पेशेंट ये आपकी एक्सरे ट्यूब है, पेशेंट लेटा हुआ है, इस तरीके से किया तो हार्ट का साइज देखो बढ़ा हुआ मिला। अब इस पेशेंट को मैं कार्डियोमेगाली नहीं बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि एपी में कार्डियोमेगाली सब में डायग्नोज हो जाएगा, सब में हार्ट साइज बढ़ा हुआ ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पीए हो गया। पीए में देखो आपका स्कैपुला बाहर है और आपका हार्ट साइज भी बहुत अच्छा है, ये मैंने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की, ठीक है। अब आपको इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ ना समझ में आया हो, चूंकि आपकी बहुत लंबी वीडियो बन गई, मैंने पूरा चेस्ट एक्सरे कवर करने की कोशिश की। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर फिर से पूरी एक ही पोजीशन पे पूरी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।